हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संघी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। तो देखिए, गिवन है क्वेश्चन आपको, कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग फॉर फॉलोइंग प्रोसेस। प्रोसेस गिवन है, H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्जन हो रहा है 1 बार प्रेशर 273 केल्विन पर। 1 बार प्रेशर 273 केल्विन मींस प्रेशर यहां पर सिमिलर है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन है, तो ये क्या हुआ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ। Cp ऑफ लिक्विड आपको गिवन है 30 जूल पर केल्विन पर मोल। Cp ऑफ गैस आपको गिवन है 75 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। उसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्जन आपको दे रखा है 373 केल्विन 1 बार प्रेशर पर। दोनों का प्रेशर टेंपरेचर सिमिलर है। इसके लिए एंथैल्पी आपको दे रखा है 40.64 किलोजूल पर मोल। तो इस प्रोसेस के लिए सिस्टम का एंट्रोपी और सराउंडिंग का एंट्रोपी आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले मनन करिए, क्वेश्चन को ठीक से देखिए, एक्चुअली करना क्या है वो सोचिए, और फिर ट्राई करके आंसर चेक कीजिएगा जो आपने किया है वो सही है गलत है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। शायद आपने ट्राई किया हो वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं किया है तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपको इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर एंथैल्पी तो इस प्रोसेस का आपको गिवन नहीं है, एंथैल्पी आपको इस प्रोसेस का गिवन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 से भी एंट्रोपी निकाल सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पे डेल्टा H/T से भी एंट्रोपी निकाल सकते हैं। अगर हम सिस्टम की एंट्रोपी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहें, तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाते हैं NCP ln T2/T1, तो यहाँ पे बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। जो NCP ln T2/T1 आप गैस पे अप्लाई कर सकते हैं, NCV ln T2/T1 आप गैस पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसके लिए आप एंट्रोपी चेंज कैसे निकालें, तो इसके लिए जो सिंपल लॉजिक क्या है कि हमें पता है कि एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। एंट्रोपी को आप एक स्टेप में कंप्लीट करें या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट करें, एंट्रोपी चेंज सिमिलर होगा। तो क्या यहाँ पर ये दो चीजें आपके पास है, क्या इनसे इसका एंट्रोपी निकालने के लिए आप मल्टीपल स्टेप बना सकते हैं जिसमें ये भी इंक्लूड हो। तो उसके लिए मैं देखिएगा एक स्टेप बनाता हूं, H2O लिक्विड से H2O गैस, इसका एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आपको बताना है, ठीक है। यहां पर ये 1 बार प्रेशर पर है एंड 273 केल्विन टेम्परेचर है, यहां पर 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। अभी आपको यहां पर गिवन है H2O लिक्विड से H2O वेपर जा रहा है, इधर प्रेशर 1 बार ही है, टेम्परेचर क्या है 373 केल्विन, और यहां पर भी प्रेशर 1 बार ही है, टेम्परेचर है 373 केल्विन। अगर हम यहाँ पे पहले लिक्विड को 273 केल्विन से 373 केल्विन पे ले जाएं, फिर इस लिक्विड को 373 केल्विन पे वेपोराइज करें, और देन फिर इस वेपर को हम कंडेंस करते हैं 273 केल्विन पर, तो क्या ये 3 स्टेप नहीं हो जाएंगे, जिससे हम यहाँ पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। पहले यहाँ पे जाइए, फिर इधर जाइए, फिर इधर जाइए। तो आप एक स्टेप में लेके जाइए या मल्टीपल स्टेप में लेके जाइए, एंट्रोपी चेंज क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है। तो 3 स्टेप का एंट्रोपी, डेल्टा S1 इसको ले लें, डेल्टा S2 इसका ले लें, और डेल्टा S3 इसका ले लें। तो अगर मैं यहाँ पर इस प्रोसेस का एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहूं, तो डेल्टा S सिस्टम क्या होगा, डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एंट्रोपी के लिए हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे आप एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं क्या, बिकॉज यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसमें फेज चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जो लिक्विड था वही कंपोनेंट यहाँ पर है, तो जो Cp यहाँ पर होगा वही Cp यहाँ पर होगा। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे एंट्रोपी चेंज आप कैसे निकालेंगे, NCP ln T2/T1, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, Cp आप किसका पुट कर देंगे, वाटर का पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेपोराइजेशन, तो डेल्टा S ऑफ वेपोराइजेशन किसके बराबर, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन T। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, यस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन हो रहा है। थर्ड क्या है, यहाँ पे 373 केल्विन से 273 केल्विन जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो डेल्टा S3 आप क्या बोलेंगे,
NCPLN T2/T1। यहाँ पे केवल फेज ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कुछ काम नहीं है, केवल क्या हो रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, तो इसका Cp दोनों तरफ क्या होगा, सिमिलर होगा। तो चलिए तीनों का वैल्यू पुट करें। यहाँ पर किसके लिए, लिक्विड के लिए n मोल, 1 मोल के लिए ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये Cp का वैल्यू सबका 1 मोल दे रखा है, एंथैल्पी भी 1 मोल है, तो यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 1 मोल के लिए करेंगे। तो n का वैल्यू 1 पुट कीजिए। लिक्विड के लिए Cp का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 30, तो 30 Ln फाइनल टेम्परेचर 373/273 प्लस S2 एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कैसा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये कितना होगा, 40.64। ये देखिए किलो जूल में है, Cp का वैल्यू जूल में है, तो ये वाली वैल्यू आपको जूल में मिलेगी, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन टेम्परेचर 373 पे ये प्रोसीड हो रहा है। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट गैस से गैस में कन्वर्जन, टेम्परेचर 373 से 273 जा रहा है, किसके लिए है, वेपर के लिए। तो वेपर का Cp आपको गिवन है कितना, 75 Ln 273/373। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप सिस्टम के लिए कर सकते हैं। सेकेंड, सराउंडिंग की बात करें, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा, Q ऑफ सराउंडिंग अपॉन T, या माइनस Q ऑफ सिस्टम अपॉन T, या माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। अब कौन से स्टेप के लिए करना है, इस स्टेप के लिए आपको सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या नहीं है, लिक्विड और गैस है, यहाँ पर 273 और 273 केल्विन 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पे कौन इक्विलिब्रियम पे होता है, आइस और वाटर। 100 डिग्री पे कौन इक्विलिब्रियम पे होता है, वाटर और वेपर। तो ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला स्टेप नहीं है, तो टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग यहाँ पर 0 नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एच सिस्टम कितने डिग्री पे चाहिए, 273 केल्विन पर। आपको लिक्विड से गैस में भेजा जा रहा है 273 केल्विन पर, सेम दोनों तरफ प्रेशर सेम है। ये वाला जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये भी लिक्विड से वेपर में ही है, सेम प्रेशर 1 बार, बस टेम्परेचर डिफरेंट है। तो अगर आपको दो रिएक्शन कोई एक रिएक्शन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे गिवन है तो उसमें एंथैल्पी का कैलकुलेशन आप किससे करते हैं, किरचॉफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा एच एट 373 केल्विन किसके बराबर होगा, डेल्टा एच एट 273 प्लस Cp ऑफ रिएक्शन इनटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होपफुली आपको पता होगा। तो आपको 373 केल्विन वाला तो गिवन है, कितना है 40.64 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 273 वाला आपको निकालना है, प्लस Cp ऑफ रिएक्शन। Cp ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। तो Cp ऑफ प्रोडक्ट गैस का कितना है, Cp 75 माइनस रिएक्टेंट का कितना है 30 इंटू, तो Cp ऑफ रिएक्शन मिल गया, इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, ये 373 और 273 में डिफरेंस कितना होगा, 100 का। ठीक है, तो ये जूल में है, ये भी जूल में, तो ये भी आपको जूल में मिलेगा। तो डेल्टा एच एट 273 कितना हो जाएगा, ये 40.64 इंटू 10⁻³ माइनस कितना 75 माइनस 30 कितना होगा 4500। तो ये आपको जूल में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपको सिस्टम का क्या मिल गया, यहाँ पर ये एंथैल्पी मिल गया है 273 केल्विन पर। अब यहाँ से आप सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। तो कितना होगा 40.64 इंटू 10⁻³ माइनस 4500। 273 केल्विन पे बात करे थे तो 273 जूल पर केल्विन, ये आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग मिल जाएगा। तो सिस्टम का सिस्टम का एंट्रोपी चेंज इतना है, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इतना है, दोनों का सम कर दीजिएगा, आपको टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोसेस मिल जाएगा। अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आता है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको सॉलिड का एंट्रोपी चेंज करना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड दे रखा है और उससे वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैसे एंट्रोपी निकालेंगे।
तो एक जनरल एग्जांपल हमने लिया है कि सपोज कोई सॉलिड आपको T1 टेम्परेचर पर है, यानी उसके मेल्टिंग टेम्परेचर पर उसको मेल्ट किया जा रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे सॉलिड किसी T0 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर भेजा गया हो, फिर वो T1 टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ हो। जैसे मैं वाटर के लिए बात करूं, सपोज आइस -10 पर है, -10 से चलिए इसको हम आइस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। यहाँ पे वाटर सॉलिड है -10 पर, फिर वाटर सॉलिड में आया 0 डिग्री पर, 0 डिग्री से वो लिक्विड में आया, वाटर लिक्विड में 0 डिग्री पर, 0 डिग्री से वो वाटर लिक्विड में आया 100 डिग्री पर, 100 डिग्री से वो वेपर में आया 100 डिग्री पर, और फिर फर्दर इसको सपोज 200 डिग्री तक इसको हीट कर दिया। तो इसका एंट्रोपी चेंज कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पे क्या है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 100 डिग्री पर, ये भी क्या है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी यहाँ पर लगने वाला है। उसके अलावा बाकी सब जगह टेम्परेचर का वेरिएशन आपको मिलने वाला है। तो इस पॉइंट पर एंट्रोपी क्या होगा, टोटल एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। तो अगर मैं डेल्टा S टोटल की बात करूं, यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगा, N Cp Ln T2 अपॉन T1, T2 कितना होगा 273 अपॉन T1 कितना होगा 263, प्लस यहाँ पे क्या होगा एंट्रोपी डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अपॉन 273, प्लस यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, तो क्या होगा N Cp Ln T2 अपॉन T1, T2 कितना है 373 अपॉन 273, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 373, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, तो NCP Ln 473 अपॉन 373। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी सॉलिड में अगर आपको टेम्परेचर वेरिएशन या फेज ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा हो, तो इस तरीके से आप एंट्रोपी का कैलकुलेशन करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 300 टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार, व्हाट इज द इंक्रीज इन मोलर एंट्रोपी, एंट्रोपी में चेंज आपको बताना है। द मोलर हीट कैपेसिटी इन जूल पर केल्विन पर मोल फॉर ऑक्सीजन आपको दे रखा है और Ln2 का वैल्यू 0.7 आपको लेना है। तो Cp फॉर ऑक्सीजन आपको गिवन है, Cp इज गिवन हाउ मच 10 + 10⁻²t -10⁻6t², तो ये Cp आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको 300 से 600 केल्विन में टेम्परेचर के वेरिएशन के अकॉर्डिंग एंट्रोपी चेंज बतानी है। तो डेल्टा S कांस्टेंट प्रेशर P क्या होगा, डेल्टा S क्या होगा यहाँ पे सिस्टम के लिए NCV Ln T2 अपॉन T1 प्लस V2 अपॉन V1, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो V को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर आपको प्रोसेस गिवन है, तो V2 को आप क्या लिख सकते हो nRT2 अपॉन P और nRT1 अपॉन P। तो यहाँ पे ओवरऑल डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या मिल जाएगा NCP Ln T2 अपॉन T1, ये हमने किया हुआ है तो होपफुली आपको पता होगा। ठीक है, अब ये तो हम तब पुट करेंगे जब आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता हो, Cp का वैल्यू फिक्स हो, बट यहाँ पे Cp क्या है वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे ds इक्वल टू dq अपॉन t के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो dq क्या होगा NCP dt अपॉन t, इंटीग्रेट करने पर ही ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट अभी हमें Cp वेरिएबल है तो इसलिए पुट करना पड़ेगा। तो ds विल बी इक्वल टू NCP 1 मोल के लिए बात किया है, Cp कितना सॉरी कितने मोल के लिए बोला है आपको 1 मोल के लिए ही बात किया है, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। Cp कितना है 10 + 10⁻²t -10⁻6 t² इनटू dt अपॉन t, t से सब तरफ डिवाइड कीजिए तो ds कितना हो जाएगा 10 अपॉन t प्लस 10⁻² -10⁻6t इनटू dt, dt को अंदर मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे t1 से t2, t1 कितना है 300 और t2 कितना है 600, तो ds विल बी इक्वल टू 10 इनटू dt अपॉन t प्लस 10⁻² into dt minus 10⁻6 into t dot dt, इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ पे फ्रॉम 300 to 600 केल्विन, राइट। तो
व्हाट वी विल गेट, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे तो बन जाएगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इक्वल टू कितना है ये 10 ln T2 अपॉन T1 600 अपॉन 300, डेफिनेटली इंटीग्रेशन आपको आता होगा, प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ये क्या होगा T2 माइनस T1 यानी 600 माइनस 300 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ये कितना होगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाय 2। अच्छा तो वैल्यू भी पुट कर देते हैं, डेल्टा एस सिस्टम कितना हो जाएगा 10 ln 2 प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा 300 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इनटू T2 स्क्वायर, T2 कितना है 600, 600 का स्क्वायर कितना होगा 360000, कैलकुलेशन चेक करना, माइनस 300 का स्क्वायर कितना होगा 900000 अपॉन 2, ठीक है। सो ln2 का वैल्यू आपको 0.7 गिवन है तो कितना होगा 7 प्लस ये कितना बचा 3 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ये कितना है अंदर के 4 0 को बाहर ले आए तो ये कितना बचेगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इनटू कितना बचा 36 माइनस 9 कितना हुआ 27 अपॉन 2, राइट। तो ये कितना बचा 10 माइनस 0.27 अपॉन 2 कितना होगा 10 माइनस 0.135, यही बचेगा ना, ठीक है। तो कितना होगा 9 कितना बच रहा है 10 में से 0.135 कम कीजिए 10 6.865, राइट। तो ये डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो जब 300 से 600 केल्विन तक टेम्परेचर लेके जाएंगे तो एंट्रोपी चेंज आपको कितना मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट 600 केल्विन यूजिंग फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा गिवन है उनको देखते हुए आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो बोला है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फ्रॉम 0 केल्विन टू नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट 200 केल्विन, Cp आपको गिवन है 0.035 T जूल पर किलो केल्विन पर मोल, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है आपको 7.5 किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है 30 किलो जूल पर मोल, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम 200 केल्विन टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन, Cp आपको गिवन है 60 प्लस 0.016 T जूल पर केल्विन पर मोल, और हीट कैपेसिटी ऑफ गैस फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट 180 m गिवन है 50 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसा हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चंस किया है ये सिमिलर वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर जो चेंजेस है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको 0 केल्विन पर सॉलिड गिवन है, ठीक है। 0 केल्विन पे सॉलिड था, उसको हमने क्या किया नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पे भेजा। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कितना है 200 केल्विन, तो 200 केल्विन पे भी अभी क्या है ये सॉलिड ही है। अब हम क्या करेंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट से इसको मेल्ट करेंगे तो 200 केल्विन से किस में कन्वर्ट होगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी 0 से नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट 200 केल्विन तक भेजा, फिर उसके बाद इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन आया, यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम 200 केल्विन टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो 200 केल्विन से इसको कहां तक भेजा 300 केल्विन तक। यहाँ पे अभी भी ये क्या है लिक्विड ही है, ठीक है। तो ये 300 केल्विन क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन से किस पे जाएगा 300 केल्विन, और किस में चेंज हो जाएगा वेपर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है हीट कैपेसिटी ऑफ गैस फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, तो यहाँ पे 300 केल्विन से कहां तक जाएगा 600 केल्विन तक जाएगा, यहाँ पर क्या होगा ये वेपर में होगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन है। अब आपको देखना है यहाँ पे एंट्रोपी आप कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर 0 से 200 केल्विन है, क्या होगा यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा dq अपॉन t के अकॉर्डिंग, ठीक है। dq क्या होगा ncp dt अपॉन t, टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो 0 से 200 केल्विन तक आप क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस ये तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से किस में जा रहा है लिक्विड में, यानी फ्यूजन हो रहा है, तो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन अपॉन T, तो इसका एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, तो लिक्विड से 200 केल्विन से 300 केल्विन का आपको यहाँ पे Cp गिवन है, तो ये अगेन क्या होगा Ncp dt अपॉन T, कहां से 200 केल्विन से कहां तक 300 केल्विन तक आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिक्विड से वापस गैस में जा रहा है, क्या हो रहा है वेपोराइजेशन, तो डेल्टा
H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन T, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन T से प्लस गैस से गैस में टेम्परेचर का वेरिएशन, तो उसके लिए आपको हीट कैपेसिटी गिवन है, तो अगेन एनसीपी dt अपॉन टी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 300 से 600 केल्विन तक, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना है, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर चेक कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट आता है या इनकरेक्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है फर्स्ट यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 200 केल्विन पे आपको Cp का वैल्यू गिवन था कितना 0.035 T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एस 0.035 T इंटू dt अपॉन T, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 200 प्लस सेकंड आपको देखा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना है 7.5 किलो जूल, तो 7.5 इंटू 1000 तो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन पर ये फ्यूजन हो रहा है 200 प्लस थर्ड क्या है 300 केल्विन, सॉरी 200 केल्विन से 300 केल्विन तक यहाँ पर हीट कैपेसिटी कितना गिवन है आपको, कितना 60 प्लस 0.016 T इंटू dt अपॉन T, राइट। ये इसको इंटीग्रेट करना है कहां से 200 से 300 केल्विन तक प्लस नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है फ्यूजन हो रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको सॉरी वेपोराइजेशन हो रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको जो है 30 किलो जूल, किलो को जूल में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1000, 300 केल्विन पे ये वेपोराइजेशन हो रहा है और अगेन वापस टेम्परेचर वेरी हो रहा है, तो उसका हीट कैपेसिटी आपको गिवन है 50 Ncp dt अपॉन T, तो ये कहां से 300 से 600 केल्विन तक ये सारा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर क्या होगा T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा ये 0.035 dt, तो यहाँ पर 0 से 200 केल्विन तक जाना है प्लस कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 कितना हो जाएगा 75/2 यानी 37.5 प्लस कितना होगा ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 60 इंटू dt अपॉन t प्लस 0.016 कितना dt, इंटीग्रेट करेंगे कहां से 200 से 300 तक और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा अगेन 200 टू 300, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 100 प्लस कितना 50 dt अपॉन t, इंटीग्रेट करना है 300 टू 600, ठीक है। तो चलिए फुर्ती से वैल्यू पुट करते जाइए, तो क्या होगा t2 माइनस t1 0.035 इंटू t2 माइनस t1 प्लस 37.5 प्लस कितना होगा dt अपॉन t, तो ln हो जाएगा तो 60 ln 300 अपॉन 200 प्लस कितना होगा ये t2 माइनस t1 0.016 t2 माइनस t1 प्लस 100 प्लस 50 dt अपॉन t क्या हो जाएगा ln 600 अपॉन 300, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते जाइए, आपको डेफिनेटली यहां से आंसर मिलेगा। सो कितना होगा ये 7 प्लस सॉरी थोड़ा सा नीचे लिख लें 7 प्लस 37.5 प्लस 60 ln 1.5 प्लस 0.016 से कितना होगा इंटू 100 प्लस 100 प्लस 50 ln 2 का वैल्यू कितना 0.7, तो मल्टीप्लाई कीजिए 8 कीजिए और आंसर चेक कीजिए क्या आपका आंसर मैच किया या नहीं किया। तो आप चाहें तो इसको ln को 2.303 भी लिख सकते हैं, 2.303 log 3/2 से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 2.303 ln log 3/2 से कैलकुलेट करें तो भी आंसर मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे ln 1.5 का वैल्यू होता है लगभग 0.405 के इक्वल, ठीक है। हालांकि आप log का वैल्यू कैलकुलेट करके एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं ln का वैल्यू अगर गिवन ना हो। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 37.5 प्लस 60 इंटू 0.405 प्लस कितना हो जाएगा ये 1.6 प्लस 100 प्लस कितना 35, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा ये 7 प्लस 37.5 प्लस कितना हो रहा है ये 4.05 इंटू 6, तो कितना होगा 24.3 प्लस 1.6 प्लस
135। तो एडिशन कीजिए, कितना आ रहा है ये, लगभग 205 समथिंग कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशन प्रोसेस गिवन है, तो इस तरीके से आप एंट्रोपी चेंज यहाँ पर प्रोसेस का कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि यहाँ से हमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक हम इसको लेते हैं, बाकी यहाँ से कोई कैलकुलेशन में करनी होती नहीं है। तो थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये हमें बताता है कि अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन होता है, मींस उसका एंट्रोपी 0 केल्विन पर क्या होता है, 0 होता है, राइट। फिर भी इसके कुछ एक्सेप्शन है, ये बिल्कुल 100% सही लॉ नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी इसके होते हैं। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट एब्सोल्यूट एंट्रोपी यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज ऑलवेज 0। एक्सेप्शंस गिवन इज CO2 HCN NO CO और H2O, ये केवल आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंट्रोपी क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है। एक ग्राफ हम यहाँ पे लेंगे एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ, कि यहाँ पे ग्राफ गिवन है टेम्परेचर का, कि ये 0 केल्विन पर सॉलिड का एंट्रोपी क्या बताया गया है, 0 बताया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। जहां पे सॉलिड मेल्ट होगा, फिर वहां पे जैसे ही सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हुआ, एंट्रोपी क्या होगी, एकदम से बूस्ट करेगी, क्योंकि लिक्विड का एंट्रोपी सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर वापस लिक्विड को जैसे जैसे आप हीट करेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। जब यहाँ पे लिक्विड यहाँ पर वेपोराइज होगा तो वहां पे वापस एंट्रोपी क्या होगी, एकदम से बूस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है और वेपर का एंट्रोपी लिक्विड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। और फिर जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे एंट्रोपी ऑफ गैस इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जिस वैल्यू से लिक्विड का एंट्रोपी सॉलिड से इंक्रीज हो रहा है और जिस वैल्यू से गैस का एंट्रोपी लिक्विड से इंक्रीज हो रहा है, लिक्विड का एंट्रोपी सॉलिड से इतना वैल्यू से इंक्रीज हुआ, गैस का एंट्रोपी लिक्विड से इतने से इंक्रीज हुआ, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, क्योंकि गैस का एंट्रोपी क्या होता है, लिक्विड से काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भी एंट्रोपी एकदम से बूस्ट कर रही है, यहाँ पे भी बूस्ट कर रही है, बट y का वैल्यू क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में ज्यादा ही रहने वाला है। तो इतना ही हमारे लिए थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, गिव द फ्री रिलेशन। यहाँ पर हम गिव द फ्री एनर्जी, यहाँ पर हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। हालांकि इससे पहले हमने एंट्रोपी में भी स्पॉन्टेनिटी की बात की है, बट यहाँ पर हम इसमें गिव द रिलेशन में जो स्पॉन्टेनिटी की बात करें उसमें क्या डिफरेंट है वो हम बात करते हैं। तो पहले अगर हम गिव द फ्री रिलेशन के अकॉर्डिंग एंट्रोपी के अकॉर्डिंग बात करें तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हमने कैलकुलेट किया था किसके बराबर, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर यूनिवर्स का आपको एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव मिलता है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आप क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और अगर नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप बताते हैं। मींस अगर आपको डेल्टा एस पॉजिटिव मिल रहा है तो मींस प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, और अगर नेगेटिव मिल रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर डेल्टा एस निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना होगा। सिस्टम का तो ठीक है, सिस्टम तो हमारे सामने है, सिस्टम का वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, प्रेशर मेजर किया जा सकता है, बट क्या सराउंडिंग का मेजरमेंट पॉसिबल है क्या? हम तो सिस्टम के अकॉर्डिंग सराउंडिंग का कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली सराउंडिंग का क्या वेरिएशन हो रहा है, वॉल्यूम में क्या वेरिएशन है, प्रेशर में क्या वेरिएशन है, वो कैलकुलेशन तो हम कर ही नहीं सकते। तो डेल्टा एस सराउंडिंग का कैलकुलेशन बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पर, राइट। तो उसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, या फिर हम बोलते हैं एक तरीके से नामुमकिन है। तो ये इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। हम यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सराउंडिंग का कैलकुलेशन कर रहे थे। तो अब गिब्स साहब ने क्या किया कि हम यहाँ पर वो चीज ही हटा देते हैं जिसका कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल है। हम यहाँ पे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से एंट्रोपी चेंज हो रही है उसका कैलकुलेशन को ही बंद कर देते हैं, उसका कैलकुलेशन करना ही छोड़ देते हैं। हम कोई दूसरा नया रास्ता देखते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर बता सके कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए इन्होंने एक गिब्स रिलेशन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, गिब्स, अगर हम एनर्जी की बात करें, इट इज अ पैरामीटर टू प्रेडिक्ट द spontaneity of chemical reaction. It was introduced by Gibbs so that entropy calculation for surrounding need not to be considered. हम क्या करना चाहते हैं, सराउंडिंग की एंट्रोपी का कैलकुलेशन यहाँ पर अवॉइड करना चाहते हैं, हम उसे कैलकुलेट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा बहुत टिपिकल है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर बताया गया कि कोई भी सिस्टम है उसके साथ उसकी जो टोटल एनर्जी है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल हीट है, टोटल एंथैल्पी है, उसके साथ वहां पर कुछ डिफरेंट एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो उसको, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है, उसके काम की एनर्जी होती है जो उसको वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कोई काम की नहीं होती है। जैसे हम बोल रहे हैं रैंडमनेस,
पार्टिकल मूव कर रहा है तो एनर्जी का लॉस ही हो रहा है, उससे कोई वर्क नहीं हो रहा है। जो एंट्रोपी होती है वो एनर्जी होती है जो वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एंथैल्पी होती है या जो टोटल एनर्जी होती है उसमें दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है अवेलेबल एनर्जी और दूसरा होता है नॉन अवेलेबल एनर्जी। किसके रेस्पेक्ट में? वर्क के रेस्पेक्ट में, कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो वर्क के लिए हम यूज में ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर इस वाली एनर्जी को कुछ भी कर रहे हैं वर्क के लिए यूज में नहीं ले सकते। तो इन्होंने क्या बताया कि दो तरह की एनर्जी है, एक अवेलेबल एनर्जी होती है, एक नॉन अवेलेबल एनर्जी होती है। अवेलेबल एनर्जी को आप वर्क में यूज में ले सकते हैं, ये वो एनर्जी होती है जो वर्क के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी को यहाँ पर क्या बोला गया? गिब्स एनर्जी बोला गया और इसको G से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, जो नॉन अवेलेबल एनर्जी होती है वो रेंडमनेस की वजह से होती है। ये सिस्टम रेंडमली मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी का लॉस कर रहे हैं, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया कि हमें पता है ds क्या होता है, dq अपॉन t। तो dq क्या होगा? ds इंटू टी। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दें तो q क्या होगा, या इसको मींस यहाँ पर q ले लें तो q क्या होगा? st के बराबर, राइट। तो यहाँ पर ये q किसके बराबर है? st के बराबर। तो एक रिलेशन मिला आपको h इक्वल टू g प्लस ts के इक्वल, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर है? गिब्स एनर्जी, जो यहाँ पे एसेंशियल है वर्क को करने के लिए या काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बट ये एनर्जी नॉन अवेलेबल होगी, अवेलेबल नहीं होगी वर्क को करने के लिए। यहाँ से जो गिब्स रिलेशन मिला हमें वो क्या मिला? h माइनस ts, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी। जितना अवेलेबल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, उसमें से वो एनर्जी माइनस कर दो जो काम के नहीं है, नॉन मींस वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी? किसी काम को करने के लिए या गेस के वर्क के लिए अवेलेबल होगी। तो एसेंशियल एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क या यूजफुल एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। तो जो हमें रिलेशन मिला है वो क्या है? G इक्वल टू h माइनस ts। तो गिब्स एनर्जी क्या होगी? h माइनस ts। अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो dg क्या होगा? यहाँ पर dg इक्वल टू dh माइनस dts, या फिर dg इक्वल टू dh माइनस tds माइनस sdt। अगर हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो dt क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो dg क्या होगा यहाँ पे? dh माइनस tds। तो ये जो रिलेशन आपको मिला है dg इक्वल टू dh माइनस tds, ये कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम यहाँ पे बात करें, जहाँ पे dt 0 हो और dp 0 हो, वहां पर dg क्या होगा? dh माइनस tds के बराबर। अगर हम फाइनाइट चेंज की बात करें तो डेल्टा जी किसके बराबर? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर। तो सिस्टम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिलता है। अब हम यहाँ पर कैसे देखें कि हम ये बोल रहे हैं कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी को बता सकते हैं। अब यहाँ पे गिब्स रिलेशन से आप स्पॉन्टेनिटी को कैसे बताएंगे? उसके लिए हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो अगर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? Q ऑफ सराउंडिंग अपॉन T या माइनस Q ऑफ सिस्टम अपॉन टी, या कांस्टेंट प्रेशर पे आप इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग को यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। तो डेल्टा एच ऑफ यूनिवर्स किसके बराबर मिलेगा? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी, राइट। टी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? टी डेल्टा एच ऑफ यूनिवर्स विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो क्या मिलेगा? माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन मिला।
अब क्या आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, इधर वाला पोर्शन दोनों का सिमिलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर होगा, माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स को की जगह टी माइनस टी डेल्टा एस की जगह अगर हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ही देख लें तो हमें स्पॉन्टेनिटी का पता लग जाएगा। यूनिवर्स की एंट्रोपी के बेसिस पे हमें पता है स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, वो क्या होती है कि अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या है, पॉजिटिव है, इफ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव, तो यहां पे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस कब, जब यहां पे डेल्टा जी ऑफ सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इसका क्या मीनिंग है कि ये जो जी है, गिव्स फ्री एनर्जी, वो क्या है, उसकी एनर्जी है सिस्टम की एनर्जी। तो सिस्टम के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, यानी कुछ ना कुछ प्रोसेस वो करेगा, अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, यानी उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, मिनिमम होती जाएगी। तो फाइनल एनर्जी जो डेल्टा जी है ये भी क्या है, एक तरीके से स्टेट फंक्शन ही है। इट इज जो जी है, गिव्स एनर्जी है, वो क्या है, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा जी अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, गिव द फ्री एनर्जी, फाइनल गिव द फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल गिव द फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा, जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। तो वो स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी का क्या करता जाता है, लॉस करता जाता है। जितनी एनर्जी वो लूज करेगा उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा एनर्जी का लूज करेगा उसकी फाइनल एनर्जी उतनी ही कम होगी और इनिशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर सिस्टम अपनी एनर्जी को लॉस करता जा रहा है तो इसकी जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो मींस प्रोसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब ये डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना ज्यादा प्रोसेस मोर स्पॉन्टेनियस होगा। अब हम क्या बोलते हैं, यहां पर अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है तो उसको अपनी एनर्जी जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, मिनिमम रखनी पड़ेगी। तो जहां पर डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा वहां पे प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल्टा जी मोर नेगेटिव है तो डेल्टा एस कैसा होगा, मोर पॉजिटिव, राइट। ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें डेल्टा एस यूनिवर्स का अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम कैसा हो जाएगा, यहां से पॉजिटिव हो जाएगा, मींस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो अब हमें यूनिवर्स का एंट्रोपी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिस्टम की गिव्स एनर्जी के बेसिस पर देख सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे जहाँ पे सिस्टम का एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा वहां पे डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये जो मोर पॉजिटिव हो क्या है, एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी। फाइनल एंट्रोपी क्या होगी, मोर पॉजिटिव होगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन बात करते हैं, हमने बात किया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमने बात किया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जो प्रोसेस है वो रुका हुआ रहता है। अगर प्रोसेस रुका हुआ है तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे या रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा जी ऑफ यूनिवर्स अगर जीरो है तो डेल्टा एस ऑफ जी ऑफ सिस्टम भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो मींस प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी यहां पर जीरो है तो मींस प्रोसेस कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो है इसका मींस वहां पर इक्विलिब्रियम है। तो डेल्टा जी जहां पर जीरो होगा वहां पे एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कोई बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं है, कोई टॉप इक्वेशन नहीं है, जो हमने यहाँ पे गिब्स रिलेशन निकाला है उससे हम इसको डेराइव करने वाले हैं।
सो जी क्या है h माइनस टी एस। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो dg क्या होगा, dg इक्वल टू dh माइनस dts। इसको क्या लिख सकते हैं, dg इक्वल टू dh माइनस tds माइनस s dt। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे अगर हम एंथैल्पी के रिलेशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था H क्या होता है U प्लस PV के बराबर, राइट। तो अगर आपको DH निकालना है तो DH क्या होगा, DU प्लस DPV। अगेन इसको हम ले सकते हैं DH इक्वल टू DU, हो सकता है प्रेशर कांस्टेंट तो उसको बाहर ले लेंगे, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो उसको बाहर ले लेंगे, फिर DP आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे प्लेस करें, सो DG विल बी इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोलता है, DU क्या होता है, DU क्या होता है, DQ प्लस DW, यानी DU क्या होता है, DQ माइनस PDV, या DQ क्या होता है यहाँ पर DU प्लस PDV, राइट। तो DU प्लस PDV की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, DQ पुट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे ds क्या होता है, dq अपॉन t। तो t ds को आप क्या पुट कर सकते हैं, dq पुट कर सकते हैं। तो t ds क्या है, dq। तो ये भी dq है, ये भी dq है, पॉजिटिव dq है, नेगेटिव dq है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको कैंसिल आउट करके ही मैं लिख देता हूँ। चलिए पूरा लिखते हैं, dg इक्वल टू dq प्लस VDP माइनस DQ माइनस SDT। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो DG विल बी इक्वल टू VDP माइनस SDT। तो ये रिलेशन आपको मिला DG का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो डिफरेंट कंडीशन लेते हैं, या तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे dp क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो अगर dp 0 हो गया तो dg किसके बराबर, माइनस SDT के बराबर, या dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर, माइनस s के बराबर। आप चाहें तो यहाँ पर फाइनाइट चेंज के अकॉर्डिंग d डेल्टा g क्या हो जाएगा, d डेल्टा g अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा s के बराबर। एक रिलेशन ये भी आपको मिल जाएगा। तो इन रिलेशन को आप बिल्कुल याद रखें कि यहाँ पर d डेल्टा g अपॉन dt माइनस डेल्टा s के बराबर होता है। ये आईआईटी में पूछा भी गया है। तो ये अगर ये रिलेशन आपको पता है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आप ये रिलेशन डिराइव कर पाए और उससे ये वैल्यू आप निकाल पाए। नेक्स्ट सेकंड बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो dt क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो इस इक्वेशन से अगर वापस देखें dt क्या हो जाएगा 0, तो dg किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर vdp के इक्वल हो जाएगा। तो dg अपॉन dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू v के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज हम देख सकते हैं, dg क्या है, vdp के बराबर है। अगर आइडियल केस है तो v क्या होगा, nRT अपॉन p के इक्वल होगा। अगर इसको यहाँ प्लेस कर दें तो dg क्या होगा यहाँ पर nRT अपॉन p इंटू, या nRT इंटू dp अपॉन p हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें 1 से 2 तक, यानी g1 से g2 तक, और यहाँ पर p1 से p2 तक इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे ले लेते हैं g1, यहाँ पे लेते हैं g2, तो ये क्या होगा डेल्टा g या g2 माइनस g1 किसके बराबर, nRT ln p2 अपॉन p1। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल केस के लिए, अगर आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर पता है तो। नेक्स्ट थर्ड बात करें इक्विलिब्रियम के लिए। अभी अभी हमने देखा इक्विलिब्रियम में फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, 0 होता है, यानी dg क्या होगा यहाँ पर 0। अगर dg 0 हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, vdp किसके इक्वल हो जाएगा, sdt के इक्वल। तो dp अपॉन dt आपको किसके इक्वल मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम में s अपॉन v के इक्वल। तो ये तीनों रिलेशन आपको जो हमने अभी देखे हैं वो तीनों चारों रिलेशन आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आईआईटी ये चीजें पूछ चुका है, पूछ भी सकता है। ठीक है, तो डेल्टा जी का 3 इक्वेशन होता है, 3 वैल्यू होता है। 0 है तो इक्विलिब्रियम है, अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने एक चीज निकाला कि कांस्टेंट प्रेशर पर फाइनाइट चेंज की हमने बात की थी। तो वापस से आप कांस्टेंट प्रेशर वाली टर्म पे आ जाएं। कांस्टेंट प्रेशर वाला टर्म की हम बात कर रहे हैं।
dp क्या था वहां पे 0, तो अगर dp 0 है तो dg क्या हुआ माइनस एस dt के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं dg अपॉन dt किसके बराबर माइनस s के बराबर, या d डेल्टा g अपॉन dt किसके बराबर माइनस डेल्टा s के बराबर। तो अब यहाँ पे जो हमने गिब्स रिलेशन की बात की थी डेल्टा g इक्वल टू डेल्टा h माइनस t डेल्टा s, तो डेल्टा s को आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ये इसको माइनस को जब भेज देंगे तो डेल्टा s क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस डी डेल्टा जी अपॉन डी टी, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एच प्लस डी डेल्टा जी अपॉन डी टी। तो ये ही इक्वेशन क्या कहलाती है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाती है। तो ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन से यहाँ पर रिलेशन या इक्वेशन पूछ ली जाती है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर गिब्स एनर्जी का या गिब्स एनर्जी चेंज का करेक्ट है। तो ये सारे अगर रिलेशन आपको पता है तो आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में काफी कुछ कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ बात करते हैं कि हमने यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की बात की थी, तो वो गिब्स एनर्जी के बेसिस पे बात की थी। बोला था कि जब यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होता है यानी सिस्टम क्या करना चाहता है अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं जो यूजफुल एनर्जी होती है। तो दो तरह की एनर्जी, एक अवेलेबल और नॉन अवेलेबल। नॉन अवेलेबल एंट्रोपी की वजह से होती है और जो अवेलेबल है जो वर्क के लिए यूज में आती है उसे हम क्या बोलते हैं गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो सिस्टम क्या करना चाहता है अपनी एनर्जी को लूज करने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करता है और वहां पे अपनी एनर्जी को लूज करने से उसकी एनर्जी क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो मींस प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस। अब हम ऐसी रिएक्शंस की बात करते हैं जो इक्विलिब्रियम पर आती है। तो जो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पर आती है उसको हम रिएक्टेंट से प्रोसीड कराएं या प्रोडक्ट से प्रोसीड कराएं, दोनों तरफ ही उसको हमें इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो दोनों तरफ से रिएक्शन क्या होती है स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो अगर आप रिएक्टेंट से रिएक्शन को कराएंगे तो भी उसमें गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी और अगर रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे प्रोडक्ट से तो भी वहां पे गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी। बट डिपेंड करता है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आता है, जब प्रोडक्ट डोमिनेंट होता है तब या रिएक्टेंट डोमिनेंट होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ग्राफ है या कुछ यहाँ पर रिलेशन से गिब्स एनर्जी का या चेंज इन गिब्स एनर्जी का विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ग्राफ हम देख लेते हैं क्योंकि वो कुछ ग्राफ अक्सर यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे तीन ग्राफ की बात करेंगे गिब्स एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पर रिएक्शन में जो भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ रही है उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या करना चाहेगा, अगर रिएक्टेंट से स्टार्ट करें तो रिएक्टेंट क्या करना चाहेगा अपनी एनर्जी को लॉस करके क्या करना चाहेगा स्टेबल कंडीशन में जाना चाहेगा, गिब्स एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। सिमिलर अगर हम रिएक्शन को प्रोडक्ट साइड से करवा रहे हैं तो वहां पे भी प्रोडक्ट क्या करना चाहेगा अपनी गिब्स एनर्जी को डिक्रीज करके किस स्टेबल कंडीशन में जाना चाहेगा यानी इक्विलिब्रियम पर आना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। यहाँ पे गिब्स एनर्जी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों देख रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन में बात करते हैं कि गिब्स एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है तो क्या करना चाहेगा अपनी एनर्जी को जल्दी जल्दी लॉस करके कहां पे जाना चाहेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा या फिर इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है लेवल ये गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, ये गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही क्या कर रहे हैं, अगर मैं रिएक्टेंट साइड से जा रहा हूँ तो ये रिएक्टेंट क्या कर रहा है अपनी गिब्स एनर्जी का लॉस कर रहा है और अगर मैं प्रोडक्ट साइड जा रहा हूँ तो प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है अपनी गिब्स एनर्जी का लॉस करके मिनिमम पॉइंट पर आ रहा है। तो जहां पे मिनिमम पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा, राइट। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जहां पे अब इनका गिब्स एनर्जी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो ये डेल्टा जी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, राइट। अब यहां से देखिए रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी ज्यादा था तो इसने क्या किया अपनी एनर्जी को ज्यादा लॉस कर दिया। मींस रिएक्टेंट यहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तो अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा वो लॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे रिएक्ट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या है ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा यानी k का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रिएक्शन क्या होगी प्रोडक्ट डोमिनेंट होगी। ठीक है, एक केस ऐसा दे रखा है जहां पे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का गिब्स एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या करेगा अपनी गिब्स एनर्जी को लूज करके किसमें इक्विलिब्रियम पर आने की कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम मिलेगा तो ये जो ये वाला मिनिमम पॉइंट होगा तो इस पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा जीरो। मींस यहाँ पर क्या होगा हमें इस पॉइंट पर क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम मिलेगा, राइट। और इस पॉइंट पर क्या होगा यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी यानी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अपनी एनर्जी को मिनिमम करके यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, ये रिएक्टेंट अपनी गिब्स एनर्जी को मिनिमम करके यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। बट फिर भी यहाँ पे देखें कि प्रोडक्ट अपनी एनर्जी का ज्यादा लॉस करके यहाँ पर आ रहा है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो मींस रिएक्शन क्या होगी रिएक्टेंट डोमिनेंट होगी। तो K क्या होगा यहाँ पर लेस देन 1,
के क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है, तो रिएक्टेंट जहां पे ज्यादा है तो वो लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिएक्टेंट डोमिनेंट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ दे रखा है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गिब्स एनर्जी बराबर था लगभग, तो ये यहाँ पे इसको अपनी एनर्जी को लॉस करके इस पॉइंट पर आ रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या बोल देंगे, इसको इक्विलिब्रियम बोल देंगे, और इस पॉइंट पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। तो ये 3 ग्राफ जनरली आपको कभी-कभी पूछ ले जाते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहां पे जो डेल्टा जी है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर 0 होगा। चलिए, तो अभी तक जो हमने फॉर्मूला देखा उसको फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या देखा, डेल्टा जी सिस्टम किसके बराबर, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस के बराबर था, या फिर माइनस टी डेल्टा ऑफ यूनिवर्स डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, इन दोनों को कंपेयर करके हमने बताया था कि अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ना हो तो भी आप स्पॉन्टेनिटी को बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने बताया हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी डेल्टा जी अपॉन dt के बराबर, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या, प्रेशर 1 बार और टेंपरेचर 298 केल्विन, ठीक है। डेल्टा जी आप कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस लेंगे तो वो आपको डेल्टा जी बता देगा, ठीक। केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी आप कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के गिब्स एनर्जी में से रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी, बिकॉज़ ये स्टेट फंक्शन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। जैसे आपने एंट्रोपी की बात की, एंट्रोपी निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है। अगर हम देखें यहाँ पर एक फॉर्म इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज में लेंगे, डेरिवेशन में रिक्वायर्ड नहीं है। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln क्यू, ये इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज में ले रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम की हम बात करें, डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है, और क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट, क्यू क्या है यहाँ पर, रिएक्शन कोशेंट, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे क्यू किस में चेंज हो जाता है, के में चेंज हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है 0 और क्यू किस में चेंज हो जाता है, के में चेंज हो जाएगा, तो इसको 0 पुट कर दें तो 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln के, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आरटी ln के, 10 बेस में चेंज कर दें तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्वल, राइट। तो यहां से आप डेल्टा जी नॉट एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी तो 0 होता है, बट डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आप इस तरीके से यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा जी की हमने बात की, डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और अगर डेल्टा जी 0 है तो प्रोसेस कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पर। अब यहाँ पे डेल्टा जी और डेल्टा एस के साइन के बेसिस पे यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो हम यहाँ पे डिफरेंट साइन के बेसिस पर यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी ओवरऑल कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो मींस प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, मींस यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अपने आप होने वाला नहीं है, ठीक है। सेकंड हम बात करें, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, यानी प्रोसेस क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू प्लस डेल्टा एच, ये क्या है माइनस टी प्लस डेल्टा एस, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तो कि अगर इधर वाला वैल्यू छोटा है तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर इधर वाला वैल्यू बड़ा हुआ तो नेगेटिव वाला वैल्यू बड़ा हो गया तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या होगा, प्रोसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एट लो टेम्परेचर, तो इसमें दो कंडीशन होगी, एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस, और एट हाई टेम्परेचर पे वाला वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा जी कैसा होगा, तो नेगेटिव मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू ये नेगेटिव वैल्यू है माइनस डेल्टा एच, नेगेटिव वैल्यू है माइनस टी, डेल्टा एच भी कैसा है, नेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बचेगा क्या, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब अगेन ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर हाई टेम्परेचर है तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा।
तो डेल्टा जी क्या होगा एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी कैसा हो जाएगा नेगेटिव मींस स्पॉन्टेनियस। और अगर हम बात करें एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, फोर्थ कंडीशन की बात करें, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब नेगेटिव पुट कीजिए पॉजिटिव पुट कीजिए, डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस कैसा है पॉजिटिव, तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ओवरऑल कैसा होगा नेगेटिव, ये भी क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव, तो डेल्टा जी कैसा होगा नेगेटिव, तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। नेगेटिव रहेगा किस कंडीशन में ऑल टेम्परेचर, यानी स्पॉन्टेनियस रहेगा ये ऑल टेम्परेचर और ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी को देख सकते हैं। चलिए एक लास्ट रिलेशन की बात करते हैं कि हमने बात किया यहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, स्टैंडर्ड होगा तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पर आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है जीरो। अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो यहाँ पे डेल्टा जी जीरो पुट कर दीजिए, तो क्या बचेगा डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो ये टेम्परेचर कौन सा होगा जिस पर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर आ रहा है, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, और जो टेम्परेचर होगा वो इक्विलिब्रियम वाला होगा। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच के बराबर। ठीक है, अब अगर आपको प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है तो इधर वाला वैल्यू क्या करना पड़ेगा बड़ा करना पड़ेगा। हम ये नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, उस नॉर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो ये टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर पता चल गया तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हम क्या बोलेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस। तो ये कंडीशन क्या है जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है। For spontaneous reaction T should be greater than T equilibrium। तो अगर आपने टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिलेशन अभी हमने देखा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, इसमें इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होगा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा जीरो। तो ये जीरो हो गया तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर माइनस आर टी एल एन क्यू के एल एन के बराबर। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो और क्यू किसमें के में चेंज हो जाएगा, राइट। के को आप यहां से कैसे निकाल सकते हैं, आर टी को जब भेज दिए माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ये किसके बराबर एल एन के बराबर। एंटीलॉग ले लें ई बेस पे है तो के क्या हो जाएगा ई पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो ये रिलेशन भी आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये रिलेशन हालांकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये रिलेशन आप इजीली निकाल सकते हैं, फिर भी एक हिंट मैंने दिया है कि इस तरीके से आप ये रिलेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4। उसके लिए आपको डेल्टा जी दो रिएक्शन का गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन वैसा ही है जैसे आपने एंथैल्पी में किया था। तो जैसे अगर आपको दो स्टेप का एंथैल्पी पता है तो थर्ड स्टेप का एंथैल्पी आप निकाल सकते हैं बिकॉज़ ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Fe3O4 का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। तो Fe3O4 एंड फॉर्मेशन के लिए बात करें तो 1 मोल बनना चाहिए फ्रॉम एलिमेंटल स्टेज। तो 3Fe सॉलिड प्लस 2O2 गैस। तो इक्वेशन तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए Fe3O4 चाहिए कहां पर है, यहाँ पर कितना है 3, आपको कितना चाहिए 1, तो इसको कर देंगे 1/3। और यहाँ पर Fe रिक्वायर्ड है, O2 भी रिक्वायर्ड है। O2 कितना चाहिए 2O2, यहाँ पे कितना है 3/2 यानी 1.5। तो इसको क्या करना है 2O2 करना है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाए 2O2 हो जाए। तो देख लीजिए ये 3/4 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको 4/3, तो इसको 4/3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चेक कीजिए क्या ये सही हो पाता है। तो 4/3 यानी यस। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू इस तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन पा सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन आपको मिल गई है। तो अब आप क्या करिए डेल्टा जी के बीच में रिलेशन, डेल्टा जी क्या होगा फाइनल इक्वेशन का डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2। डेल्टा जी1 कितना है यहाँ पर 4/3 ऑफ -177 प्लस 1/3 ऑफ -19। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि इस इक्वेशन के लिए कितना डेल्टा जी रिक्वायर्ड होगा।
तो प्यारे बच्चों, जितना भी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है उतना हमारे लिए सफिशिएंट है, जेईई लेवल पे सफिशिएंट है। आप जितना पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए जितने हमने किए हैं, और बाकी जहां पे भी आपको मॉड्यूल मिला है उसके जितने क्वेश्चंस हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर से हम थर्मोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो पहले कोशिश करिए कि मैक्सिमम पोर्शन आप थर्मोडायनेमिक्स का टाइम से देख लें, उसको ठीक से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और फिर थर्मोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करें। ठीक है, दोनों ही टॉपिक हमारे एडवांस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, और यहाँ पर इनको इसमें एक्सपर्टाइज होने का कोशिश करें, अपने आप को इसमें एक्सपर्ट बनाने का कोशिश करें। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।